मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस 46वें अंक में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले अंकों में आपसे वायदा किया था कि आने वाले महत्वपूर्ण अगस्त माह जो इस भारतवर्ष सनातन राष्ट्र के पूर्ववर्ती इतिहास में व आने वाले समय में भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के माध्यम से समय समय पर हमारे सामने आता रहा। मैंने कहा था कि अगस्त माह आने के बाद मैं इस पर आप सभी बंधुओं के बीच उन घटनाक्रमों के बारे में जो अगस्त माह के अंतर्गत हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे जनजीवन पर एक अमिट छाप छोड़ गई हैं और आने वाले भविष्य में छोड़ सकती हैं, इस बारे में चर्चा करूंगा। और इसी क्रम में दैव योग से कुछ घटनाएं अभी 2-3 दिनों में ऐसी हुई हैं जो पुनः इस अगस्त माह की घटनाओं से संबंधित जब हम करके देखते हैं तो एक भयावह तस्वीर हम सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि ये अंक आप जरूर सुने, मनन करें, समझें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित भी करें। मित्रों, अगस्त माह में यदि हम अपनी कल्पना शक्ति दौड़ाते तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी तिथि अगस्त माह में आके खड़ी होती है, 15 अगस्त सन 1947, जिसमें इस भारत देश ने लंबी गुलामी काल के बाद एक आज़ादी का सुनहरे पल का अनुभव किया था। लेकिन वह आज़ादी आज की पीढ़ी ही नहीं बल्कि पुरानी पीढ़ी के भी लोगों की विस्मृति से कैसी तरह से निकल चुकी हैं कुछ घटनाएं। 15 अगस्त सन 47 के आज़ादी के जो घटनाक्रम हुआ था, वह आज़ादी किन मूल्यों पर हमें प्राप्त हुई थी और कैसी आधी अधूरी लूली लंगड़ी आज़ादी हमें मिली थी और किस कीमत पर मिली थी, उस बारे में अगर चर्चा आप करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो आपको पता लगेगा कि अधसंख्य 90% लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस 15 अगस्त से पहले एक दिन 14 अगस्त सन 1947 का भी आया था और उस दिन यह जल्दबाजी में आज़ादी प्राप्त करने का हमारा जो समय राष्ट्रीय नेतृत्व था, बुढ़ाता हुआ नेतृत्व था, जिसको सत्ता पाने की बहुत बड़ी लालसा थी कि आखिर कब तक हम लड़ेंगे, कब हमें सत्ता मिलेगी। और इसी उस लालसा में उन्होंने अंग्रेजों के कुचक्र में फंसकर इस भारत माँ का बंटवारा करना धार्मिक आधार पर स्वीकार किया था। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेतृत्व में केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने इस धार्मिक बंटवारे का विरोध किया था। उन्होंने कहा हम इस लड़ाई को और लंबी लड़ेंगे, लेकिन हम आज़ादी लेंगे, पूरी लेंगे और अखंड भारत के साथ लेंगे। लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने पुनः प्रश्न उठाया था कि यदि आज़ादी, ये बंटवारा आज़ादी के समय जो धार्मिक आधार पर हो रहा है, तो इसमें धार्मिक आधार पर ही आबादी का आदान प्रदान होना चाहिए। उधर की शेष बची हिंदू आबादी भारत में आनी चाहिए और भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो पूरी तरह पाकिस्तान जानी चाहिए। यही नैसर्गिक न्याय का तकाजा भी था। लेकिन पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे इन 2 नेताओं की ये महत्वपूर्ण आवाज़ तत्कालीन नेतृत्व महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दबा दी गई और ये जो भाईचारे की रस्म सन 47 से शुरू की गई, उसका खमियाजा आज की पीढ़ी और आने वाले जने कितने दिनों तक 70 साल से ऊपर हो गए भोग रही और भोगती रहेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि इस देश में जब तक मुस्लिम है
तब तक इस देश में कोई स्थायी शांति नहीं होगी। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी भारत पाकिस्तान विभाजन पर, और उस किताब में बहुत खुलकर उन्होंने सारी बातें कही थी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि नई पीढ़ी को और भी लोगों को, राजनेता को, उनकी उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, उनकी चेतावनी को ध्यान देना चाहिए। मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ ना बताते हुए कितनी भीषण तरीके से 14 अगस्त 47 को जब देश का बंटवारा हुआ था और देश की जनता को बताया भी नहीं गया था, पूरी तरह उनको भ्रम में रखा गया था कि कोई बंटवारा नहीं है, सब ऐसे भाई भाई का है और हर घर में होता है, इस तरह का एक हल्का करके किया था। इसमें लाखों लोगों की हत्याएं हुई थी, हजारों हजार महिलाओं के साथ क्रूरतम दुर्व्यवहार व्यभिचार हुआ था, लाखों बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। जो पीढ़ियों से जो लोग जिस भूमि पर रह रहे थे, बाप दादा परबाबा के समय से, वह सारी जमीन उनकी छूट गई थी। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा जनमत का आवागमन इधर से उधर सब परिवार, और इतनी भयंकर लूटपाट और जो भी कुछ मानव विरोधी कार्य हो सकते थे वह विश्व के इतिहास में ढूंढे नहीं मिलते हैं जो इस घटनाक्रम में हुआ था। इतने खून बहाता और इतना, लेकिन समस्या आज भी वही की वही है। मित्रों, अभी आप पूर्व में आप सोशल मीडिया पर, अखबार में देख रहे हूँ कैसे बांग्लादेश के अंदर एक घटनाक्रम में भी हुआ है। वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना देश, चुनी हुई सरकार, सारी मिलिट्री, सारी न्यायिक व्यवस्था होते हुए सरकार को वहाँ से भागना पड़ा। कैसे एक छात्र आंदोलन, आरक्षण और भी अन्य तरह की चीज़ों का नाम लेकर के आंदोलन खड़ा किया गया, और जबकि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी मांगें मान ली थी और उन मांगों, उसके सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उस फैसले को पूर्णतः वहाँ की शेख हसीना जी की सरकार ने भी मान लिया था। कायदे में ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जो लोग भ्रम में रहा करते हैं, ये कोई आरक्षण, कोई छात्र आंदोलन नहीं था। ये केवल वही आंदोलन था जो हजारों हजार वर्ष से विश्व के कोने कोने में लड़ा जा रहा है। पूरे विश्व को इस्लाम के अंतर्गत लाने की एक लड़ाई जो चल रही है। हमारे पूर्वजों ने बड़े लंबे समय तक लड़ी और काफ़ी मात्रा में वह सफलता भी अपने बलिदान से प्राप्त की, और विश्व जो आज बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षित है इन नर पिशाचों से, उसका कारण हमारे पूर्वजों को दिया बलिदान ये कि वो इतने जूझे, हजारों हजार वर्ष आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन कुछ मात्रा में हमारे जो सन 47 में राष्ट्रीय नेतृत्व था, उसकी कायरता, उसकी आतुरता, उसकी दूरदर्शिता न होने के कारण, सब्र का दामन छोड़ने के कारण वह लोग देश के एक बड़े भाग को इस्लाम की तलवार के अंदर, इस्लाम की छाया में लाने में सफल हुए थे। और आगे भी वैसी क्रम में हमारे ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, हमारी सेना, हमारे ही बलिदान, हम ही ने ये बांग्लादेश बनाया था। और मित्रों, आपको जानकर बहुत दुख व आश्चर्य होगा, जब ये बांग्लादेश बना था, देश आज़ाद हुआ, 26% हिंदू आबादी वहाँ थी। आज 70 वर्ष में उस 26% में से वहाँ 8% हिंदू मात्र शेष रहे हैं, और उन 8% हिंदुओं पर ये आरक्षण और ये छात्र आंदोलन के नाम पर जैसा क्रूरतम अत्याचार इस समय चल रहा है, मंदिरों को ढहाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। उन मंदिरों में जहाँ लाखों लाख लोग भोजन प्राप्त किया करते थे बिना किसी भेदभाव के, सनातन संस्कृति के केंद्र वहाँ सब जलाए जा रहे हैं, और सीधा सीधा वहाँ चेतावनी दी जा रही है कि अपने मामा के घर जाओ हिंदुओं, मतलब भारत जाओ। फिर वही घटनाएं जो 47 में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, खास तौर से जो आज कांग्रेस सरकार व इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिस विचारधारा की वो राजनीति करते हैं, उसी विचारधारा के जो पूर्ववर्ती लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये उनकी साफ साफ विफलता, और विफलता ही नहीं, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि उनकी एक कमी के कारण कितनी पीढ़ियां भोग रही हैं।
आज वहाँ हिंदू बिल्कुल निरीह होकर टुकुर टुकुर भारत की ओर निहार रहा। और हम और हमारे लोग इस समझ नहीं पा रहे हैं। ये बांग्लादेश ही था मित्रों। 14 अगस्त से पहले इस देश के नेतृत्व को, इस देश के सनातन समाज को भयभीत करने के लिए, उसका संहार करने के लिए डायरेक्ट एक्शन के नाम पर इसी बांग्लादेश से डायरेक्ट एक्शन नाम के एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें एक एक दिन में 10-10 हज़ार हिंदुओं की कत्लेआम किया गया था। महिलाओं का धर्मांतरण, उनके साथ बलात्कार, उनके मार्केटों को जलाना, ये सब नोआखली, कलकत्ता, ढाका, मेमनगंज जगहों पर होते हुए इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। लेकिन हम सब इन सब चीज़ों को भूल गए। आज पुनः जो आप सब देख रहे होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक पर, आज ये सुविधा है कि आप आंखों देखा विवरण देख सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन के समय के कुछ जो चित्र हैं उनको देखकर आप निश्चित ही हिल जाएंगे कि किस तरह से हत्याएं की गई थी और इतनी जघन्य और भीषण तरीके से वो डायरेक्ट एक्शन इसी बंगाल से शुरू हुआ था। और आज इसी अगस्त माह के समय पुनः वही प्रवृत्तियां, वही लोग, वही सब कुछ नज़र आ रहा और वही होता हुआ। इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर भारत देश में भी नज़र आने वाले। इसका इसी तरह की अराजकता का प्रयास, चाहे NRC हो, किसान आंदोलन आप सबने देखा है, दिल्ली के दंगों के समय हो, लोगों ने करने का प्रयास किया था। लेकिन एक मजबूत और सक्षम सरकार होने के कारण वह अपने ऐसे कामों में यहाँ सफल नहीं हो पाए। लेकिन आप देख रहे हैं कैसे ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर, म्यांमार, श्रीलंका, सारी जगह क्षमा करें, किस प्रकार से ऐसे तत्व एक ही घटनाक्रम, बहाना कुछ भी हो सकता है कि बच्चियों को ले जाने के लिए, कहीं आरक्षण का बहाना हो सकता है, कहीं किसान आंदोलन का बहाना हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। किस प्रकार से अराजकता के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से वहाँ के स्थानीय समाज को भयभीत कर कर, धर्मांतरण कर, उनकी हत्याएं कर। जब तक हम संख्या में कम हैं तब तक हम निरीह हैं, और जहाँ कुछ संख्या बढ़ी तो हमारी मांगों बढ़ती जाती है, मांगे पूरी नहीं होती। हम हिंसा का सहारा लेकर सब लोकतंत्र वगैरह सारी संस्थाओं को मिटाकर ख़त्म कर बंगाल, बांग्लादेश और ब्रिटेन जैसी अराजकता सारे देशों में फैलाकर कैसे इस संसार को अपने एक धार्मिक परचम के तले लाया जाए, यह आंदोलन, यह कार्यक्रम, ये सारे ये चल रहे हैं। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सचेत हों, सजग हों, संगठित हों। ये छोटे छोटे मुद्दों से शुरू होते हैं, लेकिन अंतोगत्ता शिकार भाईचारा निभाने वाला चारा हिंदू ही बनता है। अभी आपने दिल्ली के अंदर एक हिंदू नबियों की कैसे काट कर दिन दहाड़े हत्या की गई, इस तरह की घटनाएं देश में बहुत हो रही हैं। ये कुछ बीमारियां से पहले के लक्षण हैं। इन लक्षणों को पहचानें और समझें। आप देखें कैसे इस देश के नेतृत्व इंडी गठबंधन के अंतर्गत कैसे एक निरीह हिंदू बालिका, अति पिछड़ा समाज की, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जगह जगह किस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं एक मजबूत सरकार होने के बावजूद भी, और उनका समर्थन खुलकर डीएनए के नाम पर किस तरह से बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी व उनके लोग कर रहे हैं। और हमारे लोग उनके स्थानीय नेताओं से भी नहीं पूछ पाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, इंडी गठबंधन के अन्य लोगों, कि क्या आपने इसीलिए वोट लिया था, संविधान को सिर पर रखे घूम रहे थे। आज कहाँ है प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाथरस बहुत तेजी से भागकर पहुँच सकती हूँ, क्योंकि वहाँ उनको लगा कि पीड़ित अनुसूचित वर्ग की है और जो अपराधी का नाम आया वो किसी सवर्ण वर्ग का है, तो हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करने का बड़ा अच्छा मौका है, जबकि वो झूठा मामला पाया गया। और वहाँ किस तरह से वो लोग पहुँचे थे, राहुल जी और उनकी बहन,
लेकिन आज शर्म आनी चाहिए उन सबको कि ऐसी जो घटनाएं जिनमें पीड़िता हिंदू बालिका होती है, हिंदू समाज होता है, और अपराधी जब शांति प्रिय मजहब जो उनके हिसाब से कहने को कहा जाता है उनके लोग होते हैं, तो उनके मुंह में दही जम जाता है। किसी भी इंडी गठबंधन के नेता ने कोई अभी तक भर्त्सना भी नहीं की है। ये आप सब लोग देखें, महसूस करें। किसी ने भी लखनऊ के अंदर, गोमती नगर के अंदर हुई घटनाओं के बारे में कोई भर्त्सना नहीं की। किसी ने भी हरदोई के वकील एडवोकेट हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष की संलिप्तता, जिन पर 28 मुकदमे थे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। ये क्या दिखाता, दर्शाता, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मेरा तो अनुरोध है हम सब जरा महसूस करें कि इन बच्चों की जगह, इन महिलाओं की जगह, इन बच्चियों की जगह हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, भले ही चाहे हम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, भाजपा को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा था, हमको कैसा लगता है। मित्रों, जो आज आपकी चुप्पी, यदि हम इन ऐसे बेशर्म राजनीतिक दलों से ये जवाब नहीं मांगेंगे तो ये आगे आने वाले समय में बहुत खराब परिणाम लेके आएगी। बांग्लादेश की घटनाएं हम सबको सचेत करती हैं। इस अगस्त माह में एक बार पुनः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब डायरेक्ट एक्शन और भारत विभाजन की विभीषिका में कैसे कैसे दृश्य आए थे, उन सब के बारे में देखें, महसूस करें, सुने और अपने बच्चों को बताएं, और उन्हें बताएं कि ये समय यदि हम ना चेते तो फिर हमारे सामने आ सकता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो समाज, जो परिवार, जो देश, जो राष्ट्र, जो धर्म अपने इतिहास की अच्छी बुरी बातों से अच्छी बुरी प्रेरणा नहीं लेता, उस संस्कार ग्रहण नहीं करता, तो इतिहास उसके भूगोल आने वाले समय में पुनः बिगाड़ता है। ये इस देश के इतिहास से हम सबको समझ में आना चाहिए। मेरा अनुरोध है, बात काफ़ी लंबी हो चुकी है, शेष बातें इस अगस्त माह के संबंध में हम अगले अंकों में करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने, जिस प्रश्न को 70 साल 77 साल से दबाया जा रहा था देश की आज़ादी के बाद से, 15 अगस्त की खुशियों के बीच अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में जो 14 अगस्त को जो भारत का विभाजन दिवस है उसको मनाने का सरकारी रूप से निर्णय लिया गया। उसमें हम सब सहभागिता करें जहां भी वो कार्यक्रम हो, और ऐसे कार्यक्रमों में जाकर वक्ताओं के विचारों को सुने और अपने विचार भी व्यक्त करें और जाने कि कैसे डायरेक्ट एक्शन में क्या क्या, कितनी गंभीर घटनाएं इस देश के साथ हुई थी। बंधुओं, आप सभी ने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे सदा की बात पुनः मेरा निवेदन है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके, इसकी आप सब चिंता करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।